हरे कृष्णा। तो आज हम लोग क्लैट पीजी के जो सैम्पल पेपर्स हैं उनका एनालिसिस करेंगे। अब पहली बात मैं आपको एक बताती हूँ कि एक सैम्पल पेपर देखकर अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है क्वेश्चन पेपर कैसा होगा। तो इस वजह से हम चारों पेपर्स का साथ में एनालिसिस करेंगे। हम पूरे पेपर को एज अ होल जज करेंगे। दूसरी चीज़, एक सैम्पल पेपर को देख के आप अंदाज़ा ये मत लगाना कि जो है सिर्फ क्रिमिनल लॉ के केस पूछे जाएंगे, है ना, या फिर सिर्फ केस से ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। जो पेपर रहता है पूरा बैलेंस्ड आता है। पेपर पूरी स्ट्रेटेजी के साथ बनाया जाता है, ठीक है, कि इतने परसेंट इजी होगा, इतने परसेंट हार्ड होगा, इतने परसेंट डीप क्वेश्चन होगा। तो अनक्रैकेबल नहीं होता है, ठीक है, क्रैक करने वाला ही पेपर बनाया जाता है। अब जैसे रिसेंटली पिछले साल ऐसा हुआ कि पैटर्न चेंज हो गया। पैराग्राफ देते हैं, पैराग्राफ किसी केस लॉ का होता है जनरली, और उसके अंदर 10 क्वेश्चन रहते हैं। तो बस वो क्वेश्चन पूछने का तरीका बदला है ना, वो पैराग्राफ डाल दे रहे हैं, लेकिन जो क्वेश्चन है ना एक्चुअली में वो पहले जैसे ही हैं। अभी भी कंसेप्चुअल बेस्ड पूछे जाते हैं, है ना, कंसेप्ट पे जो बेस्ड रहता है, इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये मत सोचना कि अगर केस लॉ का पैराग्राफ दे रहे हैं तो हमें पूरा पूरा केस का जजमेंट पढ़ना पड़ जाएगा, है ना, तो हमें पता चलेगा। नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। एकदम बैलेंस के साथ है ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रीसेंट केस लॉ ही पूछा जाएगा, पुराने लैंडमार्क जजमेंट नहीं पूछे जाएंगे, है ना, या फिर सिर्फ कंसेप्ट पूछा जाएगा, केस नहीं पूछा जाएगा। ऐसा नहीं है, पूरा बैलेंस है ना। और कंपटीशन है, ये कॉम्पिटिटिव पेपर है, तो कंपटीशन बनाए रखने के लिए कुछ तो अलग करेंगे ही ना। तो बस यही एक अलग चीज़ है। और अगर आपके कोर सब्जेक्ट सही से हो रखे हैं, आई एम टेलिंग यू, आपके स्कोर बहुत अच्छे आएंगे, है ना। तो शुरू करते हैं सबसे पहले सैम्पल पेपर के साथ। तो जो पहला सैम्पल पेपर है ना, उसके अंदर सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका का जो केस लॉ था उससे पैराग्राफ था, जो कि 2010 का केस लॉ है। इसके अंदर बेसिकली मैं आपको शॉर्ट में बताऊं, देखो हम केस लॉ वगैरह नहीं डिस्कस करेंगे, हम लोग पेपर डिस्कस करेंगे, लेकिन शॉर्ट में बता देती हूँ आपको। इसमें क्या हुआ था कि जैसे हम एविडेंस कलेक्ट करते हैं तो उससे रिलेटेड बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, ठीक है, जैसे ये ब्रेन मैपिंग हो गया, नार्को एनालिसिस हो गया। तो उनकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी से रिलेट पे सवाल उठाता कि क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल है। तो अगर हम इस पेपर को जज करें, तो अगर डायरेक्टली केस लॉ से देखें तो बहुत ही कम क्वेश्चंस थे। और एक और चीज़ इससे ये हमें पता चल रहा है कि सिर्फ रीसेंट केस लॉज ही नहीं पूछे जाएंगे, पुराने जो लैंडमार्क जजमेंट है वो भी पूछे जाएंगे। और बहुत सारे जो क्वेश्चन थे ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से थे, एविडेंस से थे, और सीआरपीसी से थे। तो इसका मतलब अगर आपको कंसेप्ट पता है, अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है अपना और आपने जो क्रिमिनल लॉ आपने वो पढ़ा है, तो आप इजीली बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब इजीली आप 6-7 क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, ठीक है। और एम्फेसिस इसमें जो है ज़्यादा कंसेप्ट पे दिया गया था, कंटेम्प्रेरी केसेस पे ज़्यादा एम्फोसाइज नहीं किया था, ठीक है। इस सैम्पल पेपर से ये पता चलता है। इस सैम्पल पेपर में कंटेम्प्रेरी केस को ज़्यादा एम्फोसाइज नहीं किया गया था। मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे क्या होता है ना कि जब भी हम पढ़ते हैं तो हमारी स्ट्रेटेजी ये रहती है, हम रीसेंट केस लॉस के पीछे बहुत ज़्यादा भगते हैं और क्या करते हैं, जो पुराने हमारे लैंडमार्क केस लॉस रहते हैं ना उसे नहीं ध्यान देते, उसे हम इग्नोर करते हैं। तो ऐसा मत करना, दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ अभी का जो केस लॉ रिसेंट वाला पढ़ लोगे, आप पिछले 2 साल का पढ़ लोगे और आप सोचोगे हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो अब जैसे क्वेश्चन जो था, ये जो पैराग्राफ था वो क्रिमिनल लॉ का केस था। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो क्वेश्चन है वो सिर्फ क्रिमिनल लॉ से पूछा जाएगा या क्रिमिनल लॉ को प्रायोरिटी दे दी गई। जब आप पैराग्राफ के अंदर का क्वेश्चन पढ़ोगे तो उसके अंदर आपको पता चलेगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से भी क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो ये हमारा सैम्पल पेपर 1 बात बताता है। तो इससे हमें क्या समझ आए, इससे बस ये समझ आए कि सिर्फ रीसेंट केस लॉ ही काम नहीं आएगा, आपको पुराना केस लॉ भी पढ़ना पड़ेगा। तो इसका कहने का मतलब ये है कि अगर आपने रीसेंट केस लॉ में आप थोड़े वीक भी हो तो ऐसा मत सोचना कि अरे यार आपका पेपर नहीं निकल पाएगा, आप कैसे आंसर करोगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो जो हमारा दूसरा सैम्पल पेपर है उसमें मोहम्मद आरिफ का केस पूछा गया। तो इसमें हमें इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिला। तो मतलब आपको डायरेक्ट पढ़ना है, आप डायरेक्ट अगर आपने पढ़ा तो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। ऐसा नहीं है कि वो वेस्ट जाएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा ये जो केस है, जो पर्टिकुलरली केस पूछा गया है, उस केस का थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। जजेस के क्या नाम है, कौन से जज ने मेजॉरिटी ओपिनियन दिया था, कौन से जज ने माइनॉरिटी ओपिनियन दिया था, ठीक है। फिर क्या व्यूज़ थे जजेस के, मेजॉरिटी जजेस के क्या व्यूज़ थे और माइनॉरिटी जजेस के क्या व्यूज़ थे, फिर कौन से केसेस को रिफ़र किया गया था, है ना। तो इसके अंदर एक बात समझ आई कि जो केस से रिलेटेड क्वेश्चन थे पहले सैम्पल पेपर के कंपैरिजन ज़्यादा पूछे गए हैं, लेकिन फिर भी इसमें भी आप 50% क्वेश्चन जो है आप इजीली आंसर कर सकते हो अगर आपकी अच्छी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है तो, ठीक है। और कुछ तो ऐसे क्वेश्चंस थे, मतलब ये मेरा पर्सनल एनालिसिस रहा उसे देखकर, कि अगर आप लॉजिक भी लगाएंगे ना अपना, जो केस से क्वेश्चन पूछे गए, अगर आप अपना नॉर्मल लॉजिक भी लगाते हैं ना तो आप उसे आंसर कर सकते हो।
तो इतना कुछ तो हार्ड नहीं है, 2 सैम्पल पेपर देख के इतना समझ आ गया। अब जो हमारा तीसरा जो सैम्पल पेपर था वो था बिजॉय एमिनल का केस था, जो कि 1986 का केस था, जो कि था राइट टू रिमेन साइलेंट। अब ये जो केस था, ये कुछ बच्चे थे नेशनल एंथम नहीं गा रहे थे, उससे रिलेटेड था। तो इन लोगों ने एक नेशनल ऑनर एक्ट से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया, फिर आर्टिकल 19 से रिलेटेड था, क्योंकि हमारा आर्टिकल 19 का पार्ट है राइट टू रिमेन साइलेंट। तो देख रहे हो, मतलब इससे क्या पता चल रहा है, इससे पता चल रहा है कि हमारा जो लैंडमार्क जजमेंट्स है पुराने, उनको इंपॉर्टेंस दी जा रही है, और उसके अंदर जो पर्टिकुलर लेजिस्लेशन रिफर किए गए थे उससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड आर्टिकल है उससे भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। केस लॉ से रिलेटेड डायरेक्टली काफ़ी क्वेश्चन है, अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चन है। और इसके अंदर जैसे अब आप सोचोगे कि सिर्फ बिजॉय एमिनल को ही क्यों पिक किया गया। आप देखोगे बिजॉय एमिनल से को रिफ़र किया गया था एक रिसेंट ही केस में, है ना, जो कि एक आयशा शिफा का केस था, है ना, आई थिंक आई एम प्रोनाउंसिंग द नेम राइट। तो इसी वजह से इस केस को पिक किया गया था। तो मतलब आप समझ रहे हो, जो रीसेंट हमारे केस लॉज हैं, अगर उसमें जो हमारे रीसेंट जजमेंट्स हैं, रीसेंट केस लॉज है, उसमें अगर किसी पुराने लैंडमार्क जजमेंट को रिफ़र किया जा रहा है तो वो जजमेंट खुद इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, जैसे इस केस में हुआ। फिर कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि डायरेक्टली केस लॉ से रिलेटेड नहीं थे, लेकिन वो लैंडमार्क केस से रिलेटेड थे, मतलब आप उसे आंसर कर सकते हो, जैसे खड़क सिंह, रविंद्र कुमार धरीवाल, ऐसे केसेस थे। तो इससे हमें ये समझ आया कि जो पेपर था वो थोड़ा ज़्यादा केस बेस्ड अप्रोच था, ये वाला पर्टिकुलर सैम्पल पेपर, लेकिन जो केसेस इसके अंदर पूछे गए हैं, जो चीज़ें पूछी गई हैं, ऐसा इतनी डिफ़िकल्ट नहीं थी। तो अब आप ये सोचोगे कि हमें कौन सा लैंडमार्क जजमेंट, जो पुराने लैंडमार्क जजमेंट है, कौन से पूछे जाएंगे। इससे हमें इस चीज़ का हिंट लग गया है। ये हिंट हमें मिला है कि जो हमारे रीसेंट जजमेंट्स हैं उसमें अगर किसी पुराने लैंडमार्क जजमेंट को रिफ़र किया जा रहा है तो वो इम्पॉर्टेंट हो जा रहा है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा है। फिर मैं देखो आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहती, और जो हमारा आखिरी सैम्पल पेपर है जो कि नवतेज सिंह जोहर का केस था, है ना, तो अगर देखा जाए रीसेंट केस लॉ जो है वो पिछले 3-4 साल का आता है ना, तो देखा जाए तो बहुत ज़्यादा एम्बिट के बाहर नहीं है, पूछा जा सकता है इसके अंदर। अब देखो जो हमारे जो पर्टिकुलर केस है नवतेज सिंह जोहर वाला, अब ये वाला जो केस लॉ है ना, ये सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी से रिलेटेड है। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा वेस्ट का इन्फ्लुएंस है, मतलब इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर को हम पढ़ते हैं ना, तो ये मान के चलते हैं कि वेस्ट का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। तो हम देखेंगे कि जो जो क्वेश्चंस भी बने हैं ना, वो भी इंटरनेशनल सिनारियो से रिलेटेड है। ठीक है, हमें 2 क्वेश्चन ऐसे देखने को मिल रहे हैं। फिर इसके अंदर जज का स्पेसिफिकली नाम लेके उनके ओपिनियन पूछे गए हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो अब हम इस सेक्शन को देख सकते हैं, मोर अबाउट ओपिनियन है। ये जो हमारा पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर है सेक्शन 377 वाला, ये मोर अबाउट ओपिनियन है। इस वजह से एक स्पेसिफिक जज का नाम लेके और किसी फेमस जज का नाम लेके, लाइक चीफ जस्टिस का नाम लेके यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया। फिर ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशन से भी रिलेटेड में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप इसे इजीली आंसर कर सकते हैं। मतलब मुझे ये चारों सैम्पल पेपर देख के ये पता चला है कि अगर आपने अपनी पढ़ाई बैलेंस रखी है ना, तो आप इजीली आंसर कर सकते हो। और अगर आपने कोई चीज़ थोड़ी बहुत छोड़ी भी है तो ऐसा नहीं है कि आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। 1-2 चीज़ में अगर आपका वीक है भी ना, तो भी आप इजीली आंसर कर पाएंगे। और इन सैम्पल पेपर्स को देख के एक चीज़ सामने आ रही है, वो ये सामने आ रही है कि क्रिमिनल लॉ को थोड़ा एम्फेसिस दिया गया है। तो ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन, क्रिमिनल लॉ, इन सबको स्ट्रॉन्ग रखना है। और ये भी मैंने चारों सैम्पल पेपर देख के बाद पता चल चुकी है कि जो क्वेश्चन पेपर होने वाला है पूरा का पूरा बैलेंस्ड होने वाला है। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा उठता है कि जूरिस्प्रूडेंस का क्वेश्चन कैसे आता है। तो जो मैंने जब पेपर दिया था ना पिछला 2023 वाला, तो उसमें जो जूरिस्प्रूडेंस का पार्ट था वो सबसे ईजी था। वो सबसे ईजी इस वजह से था ना, क्योंकि जो पैराग्राफ में से ही ना हम डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर कर पा रहे थे। तो जो पैराग्राफ है ना वो एकदम से वेस्ट नहीं है। आप पैराग्राफ से भी आप कुछ क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं अगर आप ठीक से पैराग्राफ पढ़ेंगे। तो जो लॉजिक के ऊपर क्वेश्चन बेस्ड रहते हैं ना, अगर आप पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आप उसे आंसर कर सकते हैं। हम हर तरीके के क्वेश्चन देख सकते हैं इन सैम्पल पेपर्स में, कंसेप्चुअल, इंडेक्स बेस्ड, केस लॉ से रिलेटेड, है ना, जजेस के नाम से रिलेटेड। अच्छा जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है ना, अगर आप उनके केस लॉस पढ़ रहे हैं तो एक बार बेंच को भी ऊपर ऊपर से देख लेना। ठीक है, और पेपर के अंदर रीसेंट केस लॉस ही सिर्फ नहीं है, जैसे मैं बताती हूँ, ये अक्सर लोग करते हैं, अक्सर स्टूडेंट से गलती करते हैं कि सिर्फ रीसेंट केस लॉस के पीछे भगने लग जाते हैं। लास्ट के दिन में रिवीजन करने की बजाय वो सोचते हैं हम रीसेंट केस लॉस कर ले। नहीं, रिवीजन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। और कोर सब्जेक्ट्स अगर आपने अपने स्ट्रॉन्ग रखे हैं, है ना, 1-2 सब्जेक्ट आपका इधर उधर हो गया है, नहीं ठीक से प्रिपेयर हुआ है, लेकिन आपके कोर सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, तो आपके अच्छे स्कोर इजीली आ सकते हैं। अब कोई बहुत ज़्यादा डीप कंसेप्चुअल क्वेश्चन नहीं पूछा गया कि आप आंसर नहीं कर सकते, बस क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है वो इनोवेटिव है। क्वेश्चन तो वैसे ही है जैसे पहले बनते आ रहे थे। और लास्टली मैंने कुछ ये देख के ये एनालिसिस किया है
कि चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा रिलैक्स करो और जो आपने प्रिपरेशन किया है उसे ट्रस्ट करो, है ना। एकदम बैलेंस क्वेश्चन पेपर होने वाला है। जो आपने पढ़ा है उसमें से आप चीज़ें इजीली आंसर कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप आंसर नहीं कर पाओगे अगर आपने कोई एक पर्टिकुलर चीज़ छोड़ दिया तो। सो ऑल द वेरी बेस्ट। बिल्कुल मत स्ट्रेस करो और देखो हम इस टाइम पूरा एक्टिव रहने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप कोई डाउट पूछोगे ना जिससे कि हम उसे ईजिली आंसर कर सकें, सो वी आर देयर फॉर यू, है ना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ दिस एनी डाउट डू मेंशन द कमेंट बॉक्स, और यू कैन पर्सनली आप हमें इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं, और जो भी आप जहाँ पे भी आपको कंफर्टेबल लगे। हरे कृष्णा।